इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो 2023 में मिनिमल बच्चों ने किए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे एंड सिंपल कंसेप्ट्स के ऊपर थे, पर बहुत से बच्चों ने ये सिर्फ देख के ही छोड़ दिया है। एंड ऐसे 3-4 क्वेश्चंस हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो सिर्फ 3928 बच्चों ने ही किया है एंड रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड तो 1,18,000 बच्चों ने किया है। ठीक है, एंड अटेम्प्ट सिर्फ 57,000 बच्चों ने ही इसे किया है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 इक्वेशन से इसमें पूरा काम हमारा हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए एंड डेटा यहाँ से मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि एक कॉइन है, उसे एक सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे इम्पल्स देके टॉस किया गया है। ये कॉइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे एक इम्पल्स जे, हम मान लो इसको, देके इसको टॉस किया है। अब देखो, जब टॉस किया है इसमें 2 चीज़ें हो रही होंगी। एक, हमें ये भी दिया है कि अगर यहाँ से शुरू किया तो यहीं ये वापस आके पहुँच गया, तो मतलब कि ये पूरा चला यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, एंड ये वापस आ गया। एंड 2 वेलोसिटीज़ इसमें ऐसी होंगी जो लग रही होंगी। एक जो इसे ऊपर से लेके यहाँ तक वापस ले आई, जिसे हम v मान लेते हैं, एंड ये लीनियर वेलोसिटी होगी जो इसको सीधा सीधा ऊपर से वापस वहाँ तक ले आई। एंड एक वेलोसिटी ऐसी भी होगी जिसको मैं येलो से डिनोट कर देता हूँ, जो ऐसे 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 इसको घुमाते घुमाते ले गए होगी। क्रिकेट में तुम लोग देखते होंगे, या फिर बहुतों ने, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने कॉइन टॉस ना किया हो आज तक। तो एक तो वो ऊपर से लेके यहाँ तक वापस आता है, एंड एक वो घूमते 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 जाता है। ठीक है, हमें ये ही पूछा है क्वेश्चन में कि ये कितनी बार घूमा होगा ऊपर तक जाने में, ऊपर से वापस तक आने में, सॉरी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो, इसका जूम्ड इन वेरिएशन दिखा देता हूँ मैं कि अगर ये कॉइन था, ये सिक्का था, एंड ये इसका एक्सेस था। ठीक है, तो इम्पल्स जब हमने इसको इस वाले पॉइंट पे दिया, तो इम्पल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, देसी भाषा में अगर बोला जाए तो उसे थप्पड़ बोला जाता है। ठीक है, कि अगर हमने इसको थप्पड़ दिया या फिर अंगूठे से ऐसे दिया, वो भी एक तरह सॉर्ट ऑफ थप्पड़ ही है कि एक मोमेंट के लिए उसको एक फोर्स दिया। ठीक है, तो वो इस मोमेंट पे लगेगा एंड किसी एक मोमेंट पे लगता है, एक टी टाइम पे लगता है इम्पल्स जो है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी के गाल पे तुमने थप्पड़ मारा, तो उस एक पर्टिकुलर टी टाइम के लिए उसके लिए जो फोर्स लगा उसके गाल पे, वो इम्पल्स होता है। ठीक है, जैसे थप्पड़ होता है वो एकदम होता है, मतलब दिया एंड वापस खींच लिया हाथ, है ना, तो वो इम्पल्स होता है एक तरह से। वैसे ही यहाँ पर हमने इसको टॉस किया होगा, एंड टॉस किया तो जैसे ये इम्पल्स इस डायरेक्शन में दिया, तो एक एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये घूम रहा होगा, ऐसे गोल गोल घूमता घूमता, एंड एक लीनियर वेलोसिटी के साथ ऊपर ये जा रहा होगा v, राइट। तो इसमें सिर्फ अगर हमें v और ओमेगा में रिलेशन पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। एन रोटेशंस कैसे निकालना है, तो रोटेशंस के लिए तो हम टाइम पीरियड में ही खेलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा देते हैं बेसिकली। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है हमें कि जे वेक्टर इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट। तो जे ही रह गया, एंड इनिशियली इसको रेस्ट पे मान लो कि इनिशियली रेस्ट से हमने शुरू किया, एंड फाइनली जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जे हमें ऊपर ले जा रहा होगा, मतलब इस सिक्के को ऊपर ले जा रहा होगा, तो जे इक्वल्स टू एम वी। तो यहाँ से हमारे पास ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये आ गई जे बाय एम। बस इसके बाद हमारा आधा काम हो गया। दूसरा क्या है, फर्स्ट इसको पहला लिख देता हूँ। दूसरा ये लग रहा होगा कि ओमेगा में रिलेशन लाने के लिए, ओमेगा मुझे एक ही टर्म में लगता है कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम में इसको ले आएँ, तो उसके लिए हमें एंगुलर इम्पल्स लिखना होगा, क्योंकि इम्पल्स हमें दे रखा है ना। तो एंगुलर इम्पल्स के लिए तो एच वेक्टर से उसे डिनोट करते हैं, एंड
वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। तो h की डेफिनेशन हम खोल देते हैं कि इम्पल्स इनटू सेंटर ऑफ मास से उसकी जो दूरी है, इम्पल्स जहाँ पर लगा है, तो सेंटर ऑफ मास तो डिस्क का यहाँ है, तो r/2 दूरी पे हमने इसको इम्पल्स दिया, तो r/2 इक्वल्स टू, हमने चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पता करना है अब, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के लिए तो आई ओमेगा, सिंपल, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पे था तो फाइनली ओमेगा है, एंड ओमेगा इसमें कांस्टेंट है। कैसे है मैं बताता हूँ। तो आई जो है, हम ओमेगा की एक्सिस जो है, ये ओमेगा की इसी एक्सिस के अबाउट इसका आई भी लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखेंगे, जो होगा mr²/4। अब इसको जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी 2j/mr। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो है हमारे पास ये जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है। कैसे? कि अगर ये सिक्का है ना, तो इस पे एक ही फोर्स लग रही होगी, वो है mg, निचली तरफ को ओ पॉइंट पर। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो ज़ीरो आ जाएगा, एंड टॉर्क ज़ीरो है तो अल्फा भी ज़ीरो ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा जो है हमारे पास कांस्टेंट आ गया। जब ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट आ गया तो हम इसको टाइम पीरियड के टर्म्स में ला सकते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया तो घूमते घूमते आया होगा, तो समझ लो कि ये n बार घूमा, तो n रोटेशंस, ये n रोटेशंस इसने लिए, ठीक है। तो एक रोटेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक इसका जो टाइम पीरियड होगा फॉर वन रोटेशन, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2π/ओमेगा, ठीक है। कि ओमेगा वेलोसिटी से एक बार घूमा तो कितना होगा 2π/ओमेगा। अब n बार घूमा है ना, n रोटेशंस के लिए क्या होगा कि n टाइम्स 2π/ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। एंड ये पूरा का पूरा इसका जो टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये जो टाइम पीरियड होगा इसको t मान लो, ये इसके बराबर होगा, n 2π/ओमेगा के बराबर होगा। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम v में भी खेल सकते हैं। एक v का भी रिलेशन होगा कि अगर ये v वेलोसिटी ऊपर से जा रहा है और इस पे g नीचे लग रहा है, तो टाइम वन t1 ऊपर जाने में लगेगा, t2 नीचे आने में लगेगा, एंड टाइम t1 और t2 इक्वल होगा, ठीक है। तो t बेसिकली क्या आ जाएगा, जो इसका टोटल टाइम पीरियड है, t बेसिकली क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2। t1 कैसे निकालेंगे, t1 इंटू जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी v, t1 इक्वल्स टू v/g हमारे पास आ जाएगा। एंड t2 जो है ये भी यही है v/g, तो t की बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2v/g। अब इसको यहाँ पर डाल दो, तो 2v/g हमारे पास n 2π/ओमेगा आ जाएगा, 2 से 2 गया, एंड यहीं से ही हमारा n निकल के आ गया, v/π/g हमारे पास n निकल के आ जाएगा। अब v की वैल्यू डाल दो, j/m इंटू 2j/mr इंटू 1/π इंटू g, हमारे पास n की वैल्यू आ गई। एंड n को जब हम इसमें सारा कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, j की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, r की वैल्यू भी है, m की भी है, पाई की हमारे को डालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि j जो है वो पाई के टर्म्स में ही है, एंड g की भी है, तो n जो हमारे पास सॉल्व करके आएगा वो आएगा 30। मतलब कि ये टॉस होके 30 बार घूम के ये वापस आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो इस पूरे सॉल्यूशन में तुम मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कुछ भी है जो तुम्हें क्लास में ना कराया हो? अगर तुमने सेंटर ऑफ मास के सिर्फ नोट्स भी अच्छे से पढ़े होते ना, तो भी तुम ये सब कुछ कर लेते, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के तो इससे मुश्किल मुश्किल सवाल चाहिए एडवांस में दे रखे हैं, तब भी ये 3900 ही बच्चे ठीक कर पाए, ठीक है।
इसका एक रॉन्ग अप्रोच भी है, रॉन्ग अप्रोच मैं लिख देता हूँ ताकि कमेंट्स में ये ना लिखो कि ये वाली अप्रोच गलत है। रॉन्ग अप्रोच क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन से लिखोगे तुम इसको। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लग ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये सिक्का है एंड इस पे जे अगर इम्पल्स दे रखा है हमने किसी एक इस पे, तो ये जो जे है ना, अब देखो ये पूरा का पूरा घूम के वापस यहीं आ जाएगा, ये बात तो हमें दे ही रखी है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लग जाएगा अगर घूम के यहीं आ गया, क्योंकि टोटल जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ना इसका जे, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखेंगे तो वर्क डन बाय एक तो एम जी आ जाएगा, एम जी क्या, जो ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट दिया होगा इसने यहाँ से लेके यहाँ तक, वो तो ज़ीरो ही है खैर, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय इम्पल्स, इम्पल्स तो वैसे लिखते ही नहीं हम, पर फॉर एग्जांपल लिख लिया, ठीक है। तो इसका भी जो इम्पल्स का वर्क डन होगा वो भी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि नेट जो डिस्प्लेसमेंट है ना इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो ज़ीरो है। तो जे की वजह से जो वर्क डन बाय जे भी है वो भी ज़ीरो है। इम्पल्स की वजह से भी जो वर्क डन है, इम्पल्स जो इसको फोर्स प्रोवाइड करेगा वो भी ज़ीरो है। एंड इम्पल्स की वजह से हम कभी भी वर्क डन नहीं लिखते हैं, ये बताते हुए कि इम्पल्स की वजह से ज़ीरो ही आता है। एंड एम जी की वजह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर गया पहले एच हाइट से, फॉर एग्जांपल गया तो एच ही हाइट से नीचे भी आ गया, तो इम्पल्स अपना सॉरी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन से मत करना, डू नॉट डू दिस विद एनर्जी कंजर्वेशन। बिकॉज मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इससे मतलब करने की कोशिश करी एंड वो फंसे ही रह गए इस क्वेश्चन पे। बल्कि ये सिंपल था, ऐसे होना था जो ऊपर है, और इसका एक ही मेथड है करने का, ठीक है। ये रॉन्ग अप्रोच है एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हाँ बेसिकली एक तरह से सेंस भी है कि अगर ऊपर को जा रहा है तो इतने कॉम्प्लिकेटेड में यही है कि कॉम्प्लिकेट करके दिया है, तो फर्स्ट स्ट्राइक हमें यही होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी, बट नहीं लग सकती। अगर इम्पल्स जैसा नाम दिया हुआ है ना किसी चीज़ में, या इम्पल्स दे रखा है क्वेश्चन में, तो बहुत मिनिमल चांसेस है कि उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका था, n=30 इसका आंसर था। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो कि तुमसे होना चाहिए अगर आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ हो। तो अगला वाला क्वेश्चन भी रोटेशन का ही है एंड उस पे आ जाते हैं हम, वो भी बहुत कम बच्चों ने किया है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है एंड ये भी रोटेशन का ही है एंड सेम उसी कंसेप्ट से होगा जो मैंने पहले में किया है, अभी थोड़ी देर पहले जिसमें हमने किया है। वही सेम इक्वेशंस लगेंगी एंड वही सेम कंसेप्ट्स लगेंगे एंड इसका भी डेटा मैंने लिख दिया है कि 2000 बच्चे इसे सही कर पाए एंड अनअटेम्प्टेड तो मतलब देख के जिन्होंने छोड़ दिया वो 1,04,000 बच्चे थे। एंड इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से लाइक इसके छोड़ने का बनता है, पर शायद रोटेशन का डर एंड उस वजह से ये छोड़ दिया होगा कि इम्पल्स वगैरह दे रखा है एंड पता नहीं हो पाएगा या नहीं। एनीवेज हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि एक एनुलर डिस्क दे रखी है हमें। एनुलर डिस्क क्या होती है, इसके दो रेडियसेस होते हैं, एक इनर और आउटर, जो दिखा रखा है हमें। ये एक तरह से रिंग ही होती है, पर रिंग का ये वाला जो पार्ट होता है ये नेग्लिजिबल होता है, पर इसका नहीं होता है। इसका जो हमें पता होनी चाहिए ना इसकी बात, कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं तो m इंटू इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस का स्क्वायर बाय 2 हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, राइट। अब इसमें क्या दे रखा है कि h=hm हाइट पर, मतलब ये जो h जो है अगर hm हाइट हो जाए तो hm हाइट पर इसको अगर इम्पल्स दे दिया जाए तो डिस्क जो है वो विदाउट स्लिपिंग रोल करती है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसकी एक कंडीशन होती है, वो मैं आगे बताता हूँ क्या होती है, ठीक है। तो इनमें से हमने ऑप्शन बताने कौन कौन से सही हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिख देते हैं कि जे नॉट जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। इनिशियली ये रेस्ट पे मान लो, और m इंटू
v सेंटर ऑफ मास, मतलब कि ये एक v सेंटर ऑफ मास लीनियर वेलोसिटी से आगे को घूम रहा होगा। एंड दूसरा भी वही वाला इक्वेशन जो मैंने पहले लगाया था कि एंगुलर इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो h की जे नॉट सेंटर ऑफ मास से h हाइट पे लगाया है, तो इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। ओमेगा किस पे? जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है, ओमेगा, राइट। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें जे नॉट वाला टर्म कटता हुआ दिख रहा है। एंड आई की वैल्यू भी मैंने इसमें डाल दी, लाइक यहाँ से मैंने डाल दी है जो ऊपर मैंने निकाली है। तो h इक्वल्स टू m से m भी जाएगा, तो a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड बाय इंटू ओमेगा बाय 2 इंटू वी सी ओ एम, राइट। अब जब h इक्वल्स टू एच एम हुआ तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई होगी, है ना। h इक्वल्स टू एच एम हुआ तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई होगी, तो वी सी ओ एम हमारे पास जो हो जाएगा वो ओमेगा इंटू डिस्क का जो लाइक रियल रेडियस है, जिस रेडियस के साथ वो घूम रहा है। तो अगर देखा जाए तो हम ओमेगा इंटू आर, ये पूरा घूम रहा है, ये पूरा का पूरा घूम रहा है, तो हम आउटर रेडियस लेंगे बी, ठीक है। इनर के साथ तो घूम ही रहा होगा, पर प्योर रोलिंग के लिए आउटर रेडियस लेंगे बी, ठीक है। एंड इसको ऊपर डाल देंगे, तो h इंटू ओमेगा से ओमेगा जाएगा, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड बाय 2b, हमारे पास एच एम की वैल्यू आ जाएगी। अगर इस हाइट पर हम इम्पल्स दे दें तो ये विदाउट स्लिपिंग मूव करेगा। अच्छा, फ्रिक्शन देने का यहाँ पर जो हमारे पास रीज़न था ना, ये वाला म्यू देने का रीज़न था, ये रीज़न था। अगर हम इम्पल्स विदाउट फ्रिक्शन वाले सरफेस पे देते, फॉर एग्जांपल म्यू हमारे पास 0 हो जाता एंड हमने इम्पल्स दे दिया, तो ये स्लाइड करेगा बिना रोलिंग के, मतलब कि एक तरह से ये ऐसे घूमेगा नहीं, ओमेगा नहीं आएगा इसमें, फिर ये सिर्फ स्लाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कभी ऐसा किया कि दौड़ के टाइल पे स्किट होने की कोशिश करी है, तो वैसा ही होता है कि एक तरह से नेग्लिजिबल ही नीचे हम रुक जाते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता ही है, फ्लोर जो जूते के साथ लगा रहा होता है ना। एंड अगर सेम तुम आइस पे करोगे तो तुम रुकोगे नहीं, तो तुम चलते ही चले जाओगे जितनी लंबी आइस है, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम गिर जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास एच एम है। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। क्या फॉर म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a टेंड्स टू 0 एच एम इक्वल्स टू b बाय 2। म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 की मैंने तुम्हें अभी अहमियत बताई कि क्या है, कि म्यू अगर फ्रिक्शन हमें दे रखा है थोड़ा सा, तो फ्रिक्शन दे रखा है इसका मतलब यही है कि ये घूमता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन है अगर। एंड अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये सीधा जाता बिना घूमे, तो इसीलिए म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है। एंड ए जो है अगर टेंड्स टू 0 है तो ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए जो है टेंड्स टू 0 है, ए टेंड्स टू 0 है, तो ए की वैल्यू यहाँ सिंपली 0 डाल दो, तो एच एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बाय 2। तो ये तो सही हो गया, ए ऑप्शन हमारे पास सही आ गया। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं कि म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू बी। अब एच एम में ए की वैल्यू तुम बी डाल दो, बी डाल दी तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर्ड, 2 से 2 जाएगा, बी से बी जाएगा, तो बी हमारे पास एच एम की ये आ जाएगी, तो एच एम इक्वल्स टू बी, तो बी ऑप्शन भी हमारे पास सही आ गया। तो सी के लिए देखते हैं अब कि फॉर h इक्वल्स टू एच एम द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस ए। फॉर h इक्वल्स टू एच एम द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट, हाँ तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ कर रही है, ए के ऊपर डिपेंड, यहाँ पर बताया तो है। देखो ये वाला जो है वी सी ओ एम, ठीक है, यहाँ से अगर तुम ओमेगा निकालो तो ओमेगा कहाँ ए पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना,
तो बस इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी सही आ गया हमारे पास, सी भी सही आ गया। एंड फॉर डी, डी के लिए देखते हैं अब। फॉर अगर म्यू इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए एंड एच इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, मतलब कि सेंटर पे ही अगर दे दिया तुमने इसको, राइट, तो व्हील जो है वो ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग। तो मैंने बताया ही था कि अगर हमने इसे फ्रिक्शनलेस, अगर म्यू इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए दे दिया, कोई वेलोसिटी इसको दे दी, तो वो हमेशा स्लाइड ही करेगा, रोल नहीं करेगा। इसका मैंने एग्जांपल बता दिया, तो डी भी सही है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ए, बी एंड सी एंड डी चारों ऑप्शन सही है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, लाइक जितने भी ऑप्शंस हैं, सारे सही हैं। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राइट। एंड उतना कोई टफ नहीं था। एंड सेम कंसेप्ट में मैं ये हैरान हूँ कि 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जेई एडवांस ने, ऐसा होता नहीं है कभी भी, ठीक है। एंड ए बी सी डी इसके सारे ऑप्शन सही थे। तो यही है कि रोटेशन से डरना मत। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये फ्लूइड्स का क्वेश्चन है। इसका भी डेटा मैंने लिख दिया है कि करेक्ट सिर्फ 7,266 बच्चों ने किया है, एंड रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड तो इसको 1,12,000 के करीब बच्चों ने किया है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। शायद फ्लूइड्स की वजह से बहुत सारे बच्चों ने गलत एंड अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है, क्योंकि उनके दिमाग में ये साइकोलॉजी बैठी हुई है कि फ्लूइड्स जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। पिछले 2 क्वेश्चंस भी रोटेशन के थे, इसीलिए शायद वो कम बच्चे कर पाए, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं करना। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या दे रखा है कि एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है एंड एक कैपिलरी है, उससे पिस्टन में बांध दिया है, बांध नहीं दिया मतलब अंदर इंसर्ट कर दिया है उसके होल से, एंड इसका रेडियस दे रखा है। द एयर कंटेनर इज़ आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। तो कंटेनर को हमने आइसोथर्मली कंप्रेस कर दिया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए हमने इसको टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हमने इसको कंप्रेस कर दिया V0 से 100/101 V0 तक, ठीक है। इसका रेडियस पता है, सब कुछ पता है। अब हमें हाइट बतानी है लिक्विड की जो इसने कंप्रेस किया है, जिस हिसाब से, लाइक अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कंप्रेस किया है, तो इसकी फाइनल हाइट बतानी है लिक्विड की कि कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसको करने के लिए मैं इसको 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। एक हिस्सा ये कि यहाँ पर जो एयर है, ये भी तो एयर ही है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो P0 होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक लिक्विड के जस्ट अंदर, यहाँ पर कैपिलरी के अंदर हम एक PI प्रेशर मान लेते हैं, एंड एक जो H हाइट है इसके जस्ट यहाँ पर, जहाँ पर ये H हाइट ख़त्म होगी, यहाँ पर PF मान लेते हैं। एंड क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ पर भी PF ही होगा। एंड जहाँ से इनिशियली ये पिस्टन चल रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये P0 होगा, ठीक है। अब इसे जब हमने कंप्रेस किया, तो सबसे पहले तो हमें ये स्ट्राइक होना चाहिए कि आइसोथर्मली कंप्रेस किया है। तो आइसोथर्मल का हम कंडीशन लगा देते हैं, क्या कि P0 V0 इक्वल्स टू P2 V2। एंड P0 V0 क्या है, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, एंड इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यही। तो पिस्टन के लिए, पिस्टन जो है वो आइसोथर्मली कंप्रेस किया है जिसने कंटेनर को, उसके लिए हम ये इक्वेशन लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 जो प्रेशर है ये काम में आएंगे हमारे पास, क्योंकि जो पिस्टन है वो पिस्टन के जस्ट यहाँ पर जो इनिशियल प्रेशर था वो P0 था, एंड जब ये पूरा कंप्रेस हो गया ये PF हो गया। तो अब लिखना शुरू करते हैं कि P0 V0 इक्वल्स टू PF इंटू फाइनल जो वॉल्यूम था वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 100/101 V0। अब पूरा कटा इसमें से, सब कुछ काट दो, एंड PF की वैल्यू हमारे पास 101
बाय 100 आ गई, पी नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब इसके बाद दो और रिलेशंस हमें पता लग जाएं कि पी आई का पी नॉट के साथ रिलेशन एंड पी आई का पी एफ के साथ रिलेशन, तो हमारा काम बन गया। ठीक है, अब एच निकालना है ना हमें, तो एच निकालने के लिए मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि ये जो पी एफ प्रेशर होगा ना यहाँ पे, ठीक है, जो फाइनल प्रेशर होगा यहाँ से, तो वो एक तो एच हाइट, पी आई के नीचे एच हाइट ये चला तो रो जी एच एक प्रेशर होगा, है ना, प्लस पी आई। तो पी एफ की फाइनल इक्वेशन में लिखता हूँ कि पी एफ इक्वल्स टू रो जी एच प्रेशर प्लस पी आई, या फिर पी आई होगा, सॉरी, है ना। एंड दूसरा, ये पी नॉट और पी आई में अगर रिलेशन निकालना है हमें, तो कैपिलरी ट्यूब की वजह से हमें पता है कि ये अगर ट्यूब है एंड यहाँ पर ये बबल टाइप है या फिर जो लिक्विड है वो रेज्ड है, तो हमें एक और चीज़ दे रखी है, जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 0 डिग्री है कैपिलरी सरफेस और लिक्विड का। तो हम इसे लिखना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, कि जो हमारे पास कैपिलरी का इनर रेडियस दे रखा है ना 0.1 mm, वो ही रेडियस इस वाले कर्व सरफेस का भी है। तो अगर हम यहाँ का और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस लिखे, जिसे हम पी नॉट माइनस पी आई लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी आई जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, 2T बाय आर के। एंड सरफेस टेंशन भी हमें दे रखी है। तो पी आई और पी नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है। तो पी आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल के मैं इसमें डाल दूँ तो क्या आ जाएगी हमारे पास, पी नॉट माइनस अपना पी एफ प्लस रो जी एच इक्वल्स टू 2T बाय आर। थोड़ा सा कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो गई थी। एंड पी एफ की वैल्यू अगर मैं यहाँ से डाल दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस पी नॉट बाय 100 इक्वल्स टू 2T बाय आर माइनस रो जी एच। एंड इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ कि माइनस हट जाए यहाँ से, तो रो जी एच प्लस सॉरी माइनस 2T बाय आर इक्वल्स टू पी नॉट बाय 100। तो 10 टू द पावर हमारे पास सिंप्लीफाई होके 3 आ जाएगा, क्योंकि पी नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर 5 थी हमारे पास। एंड रो की वैल्यू हमें 10 टू द पावर 3 दे रखी है, इंटू जी इंटू एच माइनस 2 इंटू टी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 0.075। तो इसको हम 75 के टर्म्स में ले आते हैं। कैसे आएगा, 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड 0.1 mm था, तो 10 टू द पावर माइनस 3 ही आ जाएगा। माइनस थ्री क्या, 10 टू द पावर 3 आया। एंड इसको मैं 10 कर देता हूँ तो ये 1500 के करीब आ गया, है ना। तो h इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू, ये 1000 था, ये 1500 है, तो परे जाके ये हो गया 2500, 2 जीरोस गए एंड ये बाय 100 आ गया, राइट। तो h की वैल्यू हमें जहाँ तक मुझे याद था सेंटीमीटर में पूछी है, सेंटीमीटर में ही पूछी है, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था एंड पता नहीं इतने कम बच्चे ये क्यों कर पाए, क्योंकि इनमें से मैं तुम्हें बताता हूँ कि 1000 से 1500 बच्चे ऐसे होंगे, 1000 से 1500 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये देख के ही छोड़ दिया, एंड ड्यू टू एग्ज़ाम प्रेशर एंड फ्लूइड्स का फियर। वैसे ही ये जो पिछले 2 क्वेश्चंस भी थे, इनमें भी यही हुआ होगा कि बच्चों ने देख के ही छोड़ दिया कि ये नहीं हो पाएगा हमसे, बल्कि अगर करने जाते तो ये शायद हो भी जाता, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्लासेस में ना बताया जाता हो, ठीक है।
तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने इसीलिए करवाए क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि फ्लूइड्स एंड रोटेशन से डरने की हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, टफ़ है, पर उतना भी टफ़ नहीं है। जेईई एडवांस में होने वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड सिलेबस से बाहर यार क्या ही पूछेंगे, है ना? एंड प्रैक्टिस अच्छी हो तो ये सब हो सकता है। 2 क्वेश्चंस ऐसे भी थे या फिर 3 मान लो ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो मुझे करवाने चाहिए थे एंड कम ही बच्चों ने किए थे, पर मेरा पर्सपेक्टिव फिर से कि मैंने रोटेशन एंड फ्लूइड्स की वजह से ये वाले क्वेश्चंस करवाए हैं 3। एंड वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से थे? एक रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म वाला क्वेश्चन था एंड एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का आरसी सर्किट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें चारों ऑप्शन सही है, पर उनमें से एक ऑप्शन में ना थोड़ी सी गड़बड़ है। एंड एक जो चिमनी फिजिक्स वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था एंड क्योंकि वो ओलंपियाड की जब तैयारी करते हैं तो चिमनी फिजिक्स अलग पढ़ाई जाती है एंड वो मैंने पढ़ रखी है, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा चिमनी वाले प्रॉब्लम के लिए, उसमें क्या दिक्कत थी एंड क्या सब कुछ था। ठीक है, तब तक के लिए मैंने ये 3 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी के मैं क्वेश्चंस अगली किसी वीडियो में कराऊंगा ये सारे के सारे। एंड मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 एंड ये जितने भी मैंने जेईई एडवांस के क्वेश्चंस एंड PYQs मैंने प्रॉमिस किए हैं उसकी वीडियो तो आएगी, उसमें तो सब होगा कवर, है ना? उसको बनाने में मुझे टाइम भी लगेगा थोड़ा सा, तो तब तक के लिए मैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस देता रहूँगा एंड मेरा ये मानना है कि मैं क्वेश्चंस डालता रहूँ ताकि तुम लोग देखते रहो। एंड ये आज की मेरी वीडियो थी एंड ये 3 क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड अगली वीडियो में मिलते हैं।